हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माफी स्टडी पर, जहां पर आपको मैथ और फिजिक्स का नॉलेज दिया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि और इसका जो दक्षता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर यह क्या होता है? यह अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने में करते हैं। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का मतलब यदि निम्न धारा की उच्च वोल्टता को हम उच्च धारा की निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर की सहायता से। और उसी प्रकार हम उच्च धारा की निम्न वोल्टता को निम्न धारा की उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने में किया जाता है। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। अब हम जानते हैं इसका सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर जो है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अनन्य प्रेरण क्या होता है? जब किसी प्राथमिक कुंडली में जब हम किसी प्राथमिक यानी फर्स्ट कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं, यानी धारा कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसके पास स्थित द्वितीय कुंडली में क्या होता है? एक प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरण। और यह घटना क्या कहलाती है? अनन्य प्रेरण। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वह अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अनन्य प्रेरण किसे कहते हैं? जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसके पास स्थित द्वितीय कुंडली में प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब यदि फर्स्ट कुंडली में धारा में कमी या वृद्धि होगी तो द्वितीय कुंडली में प्रेरण उत्पन्न होगा, और यह घटना जो है वो अनन्य प्रेरण कहलाती है। तो ये था ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अभी हम इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर की रचना। जो ट्रांसफार्मर होता है वह एक आयत के आकार की तरह होता है। तो दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर की संरचना, जो कि एक आयत के आकार की होती है। जो यह आयत के आकार की होती है, यह नरम लोहे या सिलिकॉन की बनी होती है। तो हम जानते हैं कि हम ट्रांसफार्मर को जो है ये आयताकार क्यों बनाते हैं? ताकि आयताकार बनाने से जो भंवर धाराएं हैं वो इसमें क्या हो? कम उत्पन्न हो, जिसके कारण इसमें हानि जो है भंवर धारा के कारण बहुत कम हो। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है उसे पटलित या आयताकार बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें नरम लोहे की छड़ का ही प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि नरम लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को केंद्रित कर लेता है, जिसके कारण इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कारण कोई भी इसमें हानि जो है वह नहीं होती। अर्थात जो नरम लोहा है वह सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर केंद्रित कर लेता है, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता। जब हम ट्रांसफार्मर की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम इसकी एक भुजा पर तांबे का पलटकर एक कुंडली बना देते हैं, जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। मान लीजिए एक कुंडली बन गई और इस कुंडली में हमने क्या लगा दी? प्रत्यावर्ती वोल्टता। यह कौन सी कुंडली है? प्राथमिक कुंडली। और इसी प्रकार हम दूसरी भुजा पर एक और कुंडली बना देते हैं। और इस कुंडली को जो हमें द्वितीय कुंडली कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो कम या ज़्यादा करते हैं, वो सिर्फ केवल प्राथमिक कुंडली पर ही करते हैं। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वह केवल प्राथमिक कुंडली पर होती है, जबकि द्वितीय कुंडली पर कोई भी प्रत्यावर्ती वोल्टता नहीं होती। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता हम प्राथमिक कुंडली में कम या ज़्यादा करते हैं, जो हमें निर्गत प्राप्त होती है वह हमें द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होती है। तो जो इसमें फेरों की संख्या है
जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है वह है NP, नंबर P फॉर प्राइमरी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। दोस्तों मैं अब आपको ट्रांसफार्मर और इसका सिद्धांत फिर से बताता हूँ। ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के उपयोग में लिया जाता है। और इसका सिद्धांत, जो ट्रांसफार्मर में वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसके पास स्थित द्वितीय कुंडली में प्रेरण उत्पन्न होता है और यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की जो रचना होती है वह आयताकार होती है, जो कि नरम लोहे या सिलिकॉन के धातु से बनाई जाती है। नरम लोहे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो है वह लोहे चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर केंद्रित कर लेता है, जिसके कारण ऊर्जा का हानि नहीं होता। और इस जो ट्रांसफार्मर में आयताकार प्लेट अर्थात पटलित क्यों ली जाती है, ताकि जिससे भंवर धारा इसके अंदर उत्पन्न न हो और ताकि जिसके अंदर ट्रांसफार्मर में कोई भी भंवर धारा के कारण कोई भी हानि ना हो। ट्रांसफार्मर में जो हम वोल्टता को परिवर्तन करते हैं वह केवल प्राथमिक कुंडली पर करते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में हमेशा कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वह केवल प्राथमिक कुंडली पर ही होती है। जो परिवर्तन हम प्राथमिक कुंडली पर करते हैं और उसका जो निर्गत होता है वह हमें द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। अब हम इसकी कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में वोल्टता आरोपित की जाती है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में वोल्टता को बढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर जो है वो धारा बहने लगती है। धारा बहने लगती है इसके कारण इसमें एक आरोपित एक वोल्टता EP उत्पन्न हो जाती है। और यह जो वोल्टता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर फाई B की होती है, जो क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात जो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हुई जो प्रेरित हुई वोल्टता EP वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होती है, बराबर होती है। यदि अब हम यह मान लें कि इस करोड़ से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो सकती है और जिसके कारण कोई भी चुंबकीय फ्लक्स में हानि नहीं होती है, तो द्वितीय कुंडली के कारण जो ये द्वितीय कुंडली है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसे मान लिया हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। जब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं तो यानी ES बटे EP इज इक्वल टू NS बाई NP, और ये डेल फाई अपॉन dt से ये डेल फाई अपॉन dt जो है वो कैंसिल हो जाता है, और जो हमें लास्ट जो रिजल्ट होता है वो क्या प्राप्त होता है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS बाई NP। यदि अब हम यह मान लें कि प्राथमिक कुंडली है जो उसका प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, यानी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, तो इसमें उत्पन्न प्रेरित बल आरोपित वोल्टता जो वोल्टता आरोपित की है उसके बराबर होगा। और अब बात करते हैं हम द्वितीय कुंडली की। द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, यानी द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध प्राथमिक कुंडली की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता होगी ES वह द्वितीय कुंडली के विभवांतर VS के बराबर होगी, और इन EP और ES का मान इनमें रखने पर VS बाई VP, अर्थात ES अपॉन AP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। और इन तीनों चीज को जो अनुपात है इनके अनुपात को
परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं, जिसे R से डोनेट करते हैं। यदि R का मान 1 से अधिक हुआ, यदि R का मान 1 से अधिक हुआ तो जो ट्रांसफार्मर होगा वह ऊंचाई होगा। यदि R का मान 1 से कम हुआ तो ट्रांसफार्मर जो होगा वह अपचाई होगा। अब R का मान कैसे ज्ञात करते हैं? यदि प्राथमिक कुंडली NP में फेरों की संख्या कम हुई और NS में ज़्यादा हुई तो R का मान है वह 1 से अधिक आएगा, यानी ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा। यदि द्वितीय कुंडली NS में फेरों की संख्या अधिक हुई तो ट्रांसफार्मर होगा वह क्या होगा? ऊंचाई। यदि प्राथमिक कुंडली NP, यदि इसमें फेरों की संख्या अधिक हुई तो यह क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। यदि R का मान 1 से ज़्यादा हुआ तो वह जो ट्रांसफार्मर होगा वह ऊंचाई होगा, यदि कम हुआ तो वह अपचाई होगा। यदि द्वितीय कुंडली में वोल्टता, विभवांतर और फेरों की संख्या ज़्यादा हुई तो जो ट्रांसफार्मर होगा वह ऊंचाई होगा, और यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, विभवांतर और फेरों की संख्या अधिक हुई तो वह अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। अब बात करते हैं इसकी शक्ति के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर की शक्ति P बराबर में VI। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता में ही परिवर्तन होता है, जबकि इसकी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः जो प्राथमिक कुंडली होती है उस पर जो हम शक्ति देते हैं और जो हमें प्राप्त होती है निर्गत शक्ति, वे दोनों क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर आरोपित की शक्ति, जो हमें निर्गत शक्ति प्राप्त होती है, वे दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसकी शक्ति का अध्ययन करते हैं। P = VI, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति और जो हमने आरोपित की शक्ति वह है, और जो हमें निर्गत शक्ति प्राप्त हुई द्वितीय कुंडली पर PS, जो इनका जो मान होगा वही दूसरे के क्या होगा? इक्वल। P = VI। और अब जब हम यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन से यह स्पष्ट होता है कि जिस कुंडली में विभवांतर अधिक होगा उसमें क्या है? धारा का मान कम प्रवाहित होगा। यदि प्राथमिक कुंडली में विभवांतर का मान अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या है? कम प्राप्त होगा। हम क्या जानते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो है वो Vp का मान अधिक होता है Vs से, यानी अपचाई जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें विभवांतर का मान अधिक होगा Vs से, और जिसका विभवांतर अधिक होगा तो उसमें जो धारा का मान क्या होगा? कम प्रवाहित होगा। यानी Ip जो धारा होगी वह क्या होगी? Is की तुलना में कम होगी। अब हम बात करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, जिसमें जो Vs जो विभवांतर होता है वह प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, अर्थात Vs का मान अधिक होता है Vp में, और अब हम ये जान चुके हैं कि जिसमें वोल्टता का मान अधिक होता है उसमें धारा का मान कम होता है, अर्थात ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें प्राथमिक कुंडली में अधिक धारा प्रवाहित होगी। अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि जिसमें वोल्टता का मान अधिक होगा उसमें धारा का मान क्या है? कम होगा। दोनों ट्रांसफार्मर अपचाई और ऊंचाई में जिस गुणा से विभवांतर में वृद्धि होगी उसी गुणा से जो है उसमें धारा के मान में क्या होगी? कमी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है उसकी वोल्टता को 5 गुना कर दें तो जो हमें धारा प्राप्त होगी वह पहले से 5 गुना कम प्राप्त होगी। और इसी प्रकार यदि अपचाई ट्रांसफार्मर में हम वोल्टता को 6 गुना कर दें तो जो हमें प्राथमिक कुंडली में धारा प्राप्त होगी वह पहले से 6 गुना कम होगी। और अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, वह है इसकी दक्षता,
यानी ट्रांसफार्मर की हम दक्षता या इसकी शक्ति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र है द्वितीय कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय कुंडली पर ऊर्जा अपॉन प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा इंटू में 100। चलो दोस्तों, फिर से हम एक बार इसकी कार्यविधि को समझाते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं तो इसमें जो है वो धारा बहने लगती है, जिसके कारण इसमें एक वोल्टता ईपी उत्पन्न जाती है। और यह वोल्टता ईपी इसमें उत्पन्न फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात ईपी इजिकल टू माइनस एन पी डेल फाई अपॉन डी टी। एन पी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अब हम यह मान ले कि जो एक क्रोड है इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ सकती है, तो इसके कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई एस इजिकल टू माइनस एन एस डेल फाई अपॉन डी टी। समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड करने से ई एस इजिकल टू ई पी बराबर एन एस बाई एन पी। हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न विभवांतर Vp जो इसमें आरोपित वोल्टता Vep के बराबर होता है, अर्थात Ep बराबर में Vp। और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, वह बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसमें प्राप्त विभवांतर इसकी वोल्टता Es के बराबर होता है। तो अर्थात Es इजिकल टू Vs, और इनका मान इस समीकरण में रखने पर तो Vs इजिकल टू Vp। ES अपॉन EP इजिकल टू NS अपॉन NP इजिकल टू VS अपॉन VP। इनके अनुपात को प्रीणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसे R से डोनेट करते हैं। R का मान ही यह डिसाइड करता है कि यह जो ट्रांसफार्मर होगा वह ऊंचाई होगा या अपचाई। यदि R का मान 1 से अधिक हुआ तो वह ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा, यदि R का मान 1 से कम हुआ तो वह ट्रांसफार्मर क्या होगा, अपचाई होगा। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टता, विभवांतर और जो फेरों की संख्या है वह द्वितीय कुंडली में अधिक होती है। अर्थात यदि द्वितीय कुंडली में विभवांतर, वोल्टता और फेरों की संख्या अधिक होगी तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी शक्ति की। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को ही परिवर्तित करता है, जबकि यह शक्ति के मान में परिवर्तन नहीं करता। अर्थात जो प्राथमिक शक्ति होगी, जो हम इस ट्रांसफार्मर को जो शक्ति देंगे प्रारंभ में, वही हमें निर्गत शक्ति के रूप में प्राप्त होगी। अर्थात पहली कुंडली पर आरोपित शक्ति और जो हमें निर्गत शक्ति प्राप्त हुई है उसका मान बराबर होगा P इक्वल टू VI। जब हम इस समीकरण को सुनियोजित करते हैं, अर्थात Vp अपॉन Vs और Is अपॉन Ip, Is अपॉन Ip करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जिस कुंडली में वोल्टता का मान अधिक होता है उस कुंडली में धारा का मान क्या है, कम होता है। अर्थात अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टता का मान अधिक होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टता का मान अधिक होता है प्राथमिक की तुलना से, तो इसमें क्या होगा, धारा का मान क्या है, कम प्राप्त होगा। ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो विभवांतर Vs उसका मान क्या होता है, अधिक होता है प्राथमिक की तुलना में। यानी Vs जो होगा वो क्या होगा, Vp से बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि जिस कुंडली में वोल्टता का मान अधिक होता है उस कुंडली में क्या होती है, धारा का मान क्या है, कम प्राप्त होता है। अतः प्राथमिक कुंडली में धारा का मान अधिक होगा। अब हम बात करते हैं इसकी दक्षता के बारे में। तो इसकी दक्षता ज्ञात करने का आसान सा फॉर्मूला है, द्वितीय कुंडली पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह अपॉन प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा इंटू में 100। इस फॉर्मूले की सहायता से हम ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ट्रांसफार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।